हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छी खासी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से 48 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और ये वीडियो हमारा क्रैश कोर्स के तहत होगा। जैसा कि मैंने और भी यूनिट से जो है क्रैश कोर्स के तहत बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, चाहे फर्स्ट यूनिट हो, सेकंड यूनिट हो। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन वीडियो में। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाए, वहां पर मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से वो प्ले लिस्ट होगी। वहां पर आपको अब तक मैंने जितने भी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रैश कोर्स के तहत फर्स्ट पेपर में वीडियो, वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और निश्चित रूप से उन वीडियो से आपको हेल्प मिलने वाली है। तो उन वीडियो को आप एक बार जरूर देखें। और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। अभी हम इसमें जो है कई सारे और भी वीडियो अपलोड करेंगे लोक विकास एवं पर्यावरण से, तो ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसको आप याद रखिएगा। ये क्या है, हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम 48 क्वेश्चन को कवर करेंगे और इनमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इसके साथ साथ एक बात मैं और बता दूं कि आपके पास टाइम का बहुत ज़्यादा अभाव है, क्योंकि 16 सितंबर से जो है आपका एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाला है और 2 तारीख यानी कि आज के डेट को जो है एनटीए ने करेक्शन का डेट रखा है। आज जो लास्ट डेट है, एनटीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें 2 तारीख तक आप जो है करेक्शन कर सकते हैं 11:50 PM तक। ठीक है, PM तक जो है आपके अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, चाहे सिग्नेचर में या फोटो को लेकर या नाम को लेकर कोई इशू है, तो आप 11:50 PM तक जो है उनको संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका ये जो है एक्सपायरी हो जाएगा, समझ लीजिए। उसके बाद आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं और एनटीए को किसी भी प्रकार का अगर आप मेल भेजते हैं कि सर मेरा नाम गलत है, फोटो सही नहीं है, तो वो मान्य नहीं होगा जब तक कि आप करेक्शन नहीं करते हैं। तो उस स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आज के बाद यानी कल से हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड जो है आना स्टार्ट हो जाए। जैसा कि एनटीए ने बताया था कि 15 दिन पहले से जो है आपका एडमिट कार्ड शो होने लगेगा, एग्जाम सेंटर शो होने लगेगा। तो 16 तारीख से एग्जाम है, आपको पता है कि 16 सितंबर से एग्जाम है, तो उसके बाद 14 दिन का गैप रहता है। तो हो सकता है कि कल या परसों से आपका एडमिट कार्ड और एग्जाम सेंटर शो होने लगे। तो आपके पास जितना भी टाइम है पूरा एफर्ट अपना लगा दीजिए, क्वेश्चन जितना सॉल्व करना है उतना सॉल्व करिए और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उनको कराऊं सभी यूनिट से। तो चलिए समय को थोड़ा भी जाया नहीं करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, नए व्यूअर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में बेल आइकन का बटन जो है उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और ये सभी क्वेश्चन लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से है। तो इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है या इकोसिस्टम है वो किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्थर टांसले के द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम जो है परिभाषित किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व है जिसने वर्ष 1866 में पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी को सबसे पहले उपयोग एवं परिभाषित किया था। आपको बताना है कि इकोलॉजी वर्ड का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, 1866 में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हैकल। अर्नास्ट हैकल के द्वारा जो है इकोलॉजी वर्ड का यूज जो है 1866 में किया गया था। आपको याद रखना है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछता है तो आर्थर टांसले का नाम आपको याद रहना चाहिए और इकोलॉजी के बारे में या पारिस्थितिकी के बारे में पूछा जा रहा है तो आपका हैकल का नाम यानी अर्नास्ट हैकल का नाम याद रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस पर विचार करना है और हमें बताना है कि क्या वो सत्य है या नहीं है। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया गया कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। तो पर्यावरण जो हमारा होता है क्या वह जैविक या अजैविक घटकों का जो है सम्मिश्रण होता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट जो है पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर रहते हैं, यानी कि पर्यावरण के जितने भी घटक हैं वो सदैव स्थिर रहते हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको बता दिया गया और बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल एक, यानी कि केवल पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका राइट हो जाएगा। यानी कि पहला, पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है, यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक से मिलके ही हमारा पर्यावरण क्या होता है,
तैयार होता है। और जो दूसरा हमारा दिया गया कि पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर नहीं रहते हैं, जैसे कि पता है कि पर्यावरण के जितने भी घटक हैं वो स्थिर नहीं रहते हैं, वो चलते रहते हैं या गतिशील होते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक वास का क्या अर्थ है। तो प्राकृतिक वास का अर्थ बताना है इन चारों विकल्पों में से आप सभी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसा विशेष क्षेत्र जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित होते हैं, उनको प्राकृतिक वास कहा जाता है। एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें पौधे और जो जानवर होते हैं वो सम्मिलित होते हैं या साथ रहते हैं, तो उनको हम प्राकृतिक वास कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बायोम एक स्वाभाविक समुदाय है, किसका इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भौगोलिक क्षेत्र में पौधे और पशुओं का जो है बायोम एक स्वाभाविक समुदाय होता है, याद रखिएगा। बायोम एक स्वाभाविक समुदाय किनका होता है, भौगोलिक क्षेत्र में पौधों और पशुओं का यह एक स्वाभाविक समुदाय होता है बायोम। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी तंत्र का संयोजन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। अगर पृथ्वी पे विद्यमान सभी जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र हैं, चाहे वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो, उनका संयोजन करते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बायोस्फीयर, यानी कि जैव मंडल इसको कहा जाएगा, बायोस्फीयर, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है आपको यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के द्वारा। सूर्य के द्वारा पहले ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिर पौधे इनको ग्रहण करते हैं, फिर पौधों को जो है जो घास पत्ते होते हैं उनको जो शाकाहारी जीव होते हैं वो खाते हैं, फिर उनको मांसाहारी। तो ये खाद्य श्रृंखला है, आपको इसके बारे में पता होगा आई होप। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। यहाँ पे चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है या कारक है जो किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो वर्षा जो है एक ऐसा फैक्टर है या कारक है जो कि किसी भी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है। अगर कम वर्षा होगा तो आप देखेंगे कि मरुस्थलीय भागों में वहां की वनस्पति जो है कटीली झाड़ियों की तरह, जैसे कि कैक्टस होते हैं, जो मतलब कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। और जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत हरे भरे पौधे ज़्यादा होते हैं, लंबे घनेदार पेड़ होते हैं। तो वर्षा जो है किसी भी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, यानी कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें उसको पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला दिया गया है कि बायोम जो है जैविक और अजैविक पर्यावरण है। दूसरा दिया गया है कि अजैविक पर्यावरण जो है स्थल, जल एवं वायु आदि हैं। और तीसरा दिया गया है कि जैविक पर्यावरण जो है पादप, मनुष्य एवं मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। पहला जो है बायोम क्या होता है, जैविक और अजैविक जो है पर्यावरण होता है हमारा। और जो तीसरा हमारा क्या दिया गया यहाँ पर कि जैविक पर्यावरण जो है पादप, मनुष्य एवं मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण होता है, जैविक पर्यावरण। ठीक है, आपको याद रखना है ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 या 10। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जीव मंडल या बायोस्फीयर में शामिल किया जाता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जल मंडल को जो है बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल में शामिल किया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि विभिन्न पौष्टिक स्तर पर दो या दो से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग को क्या कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, खाद्य वेब उसको कहा जाता है। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि विभिन्न पौष्टिक स्तर पर दो या दो से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखला के जो इंटरलॉकिंग होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे खाद्य वेब कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि जीवों की श्रृंखला के माध्यम से एक पौष्टिक स्तर से दूसरे स्तर तक खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उनको खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जीवों की श्रृंखला के माध्यम से एक पौष्टिक स्तर से दूसरे स्तर तक खाद्य ऊर्जा का हस्तांतरण जो है खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसा कि आपको पता है कि सूरज से जब ऊर्जा निकलती है उनको जो है पौधे ग्रहण करते हैं या अपना भोजन बना के उस ऊर्जा को लेते हैं। फिर जो शाकाहारी जीव होते हैं उनको घास को या पत्तियों को खाते हैं, फिर उसके बाद मांसाहारी जो जीव होते हैं उनको खाते हैं। तो इस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे पर्यावरण के संबंध में एक जो स्टेटमेंट है वो गलत है इन चारों विकल्पों में से, उसी को आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। जो अपघटक जीव होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं नहीं बना पाते, वो दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है, और गलत स्टेटमेंट को हमें फाइंड आउट करना था पर्यावरण के संदर्भ में। आप इसको सही स्टेटमेंट मत समझ लीजिएगा। अपघटक जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये गलत है। अपघटक जीव जो है अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिए जाते हैं, लेकिन आपको क्लियर स्टेटमेंट ढूंढ के उसको राइट आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि सतत एवं स्थायी विकास के प्रकार की अवधारणा जो है किसके साथ संबंध रखता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नवनियतिवाद की अवधारणा के साथ संबंध रखता है। सतत एवं स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा के साथ संबंध रखता है, तो नवनियतिवाद की अवधारणा के साथ संबंध रखता है। नवनियतिवाद की अवधारणा में क्या है कि नवनियतिवाद की अवधारणा के अंतर्गत ये बताया गया है कि प्रकृति जो है अपनी एक सीमा बनाए रखी है। अगर उस सीमा के अंदर जो है आप अपना कोई कार्य करते हैं तो ठीक है, लेकिन उस सीमा के आगे जाकर अगर कोई कार्य करते हैं तो प्रकृति क्या करेगी, पनिश करेगी, या प्रकृति जो है उसकी सजा देगी। यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं, जंगलों को काटते हैं, तो देखते हैं क्लाइमेटिक चेंज होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम जो है गैस मतलब जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न की जाती हैं गैसें, चाहे CO2 हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, फिर CFC हो, तो उसका भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है अपने वायुमंडल में। तो अगर हम प्राकृतिक सीमाओं को पार करते हैं तो उसका भुगतान भी मनुष्य को करना पड़ेगा। अगर इंसान जो है अपना सतत विकास चाहता है तो प्रकृति की सीमाओं के अंदर ही वो अपना कार्य करे। यहाँ पे नवनियतिवाद की अवधारणा का अप्रोच यही है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे खाद्य श्रृंखला में निर्माता के रूप में माना जाता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि खाद्य श्रृंखला में निर्माता के रूप में किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी पौधे। स्वपोषी जो पौधे होते हैं उनको खाद्य श्रृंखला में निर्माता के रूप में माना जाता है। यानी कि पहले स्वपोषी पौधे जो होते हैं सूर्य के द्वारा ऊर्जा लेकर अपना भोजन बनाकर विकास करते हैं, फिर शाकाहारी पौधे इनको खाते हैं। तो ये स्वपोषी पौधे जो पहले स्थान पे आते हैं आपका, इसको राइट है, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शाकाहारी। जो वेजिटेरियन होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादकों पे जो है निर्भर रहते हैं। आपको याद रखना है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दिया गया है कि वह जानवर जो केवल अन्य जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है, और वे जीव जो पेड़ पत्ते पौधे फल फूल खाते हैं उनको शाकाहारी जीव कहा जाता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा इसमें वो है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मदद से स्वयं का भोजन तैयार कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी। यानी खुद के द्वारा जो है वो अपना भोजन तैयार करते हैं सूर्य के प्रकाश के साथ। ठीक है,
तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मदद से स्वयं का भोजन तैयार करते हैं उनको स्वपोषी पौधे जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि दो पारितंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो दो पारितंत्र के मध्य संक्रमण जो क्षेत्र होता है उसको इकोटोन बोला जाता है। आपको याद रखना है उसको क्या बोला जाता है, इकोटोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ई-कालीन। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया गया था, दो पारितंत्रों के मध्य में संक्रमण क्षेत्र जो होता है उसको क्या बोला जाता है, इकोटोन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, तो ई-कालीन कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, थोड़ा सा भी आप इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर दीजिएगा, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो आंसर भी आप अच्छे तरीके से दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें पूछा जा रहा है कि सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 कड़ियां होती है। सामान्य रूप से जो है आहार श्रृंखला में चार कड़ियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अजैविक स्थिति में शामिल नहीं किया जाता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु को जो है अजैविक स्थिति में शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर वातावरण के अस्तित्व का क्या कारण है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि पृथ्वी पर जो वातावरण है उसके अस्तित्व का कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण जो है पृथ्वी पर वातावरण के अस्तित्व का जो है यह कारण है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हमारे पास कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता, यानी कि वायुमंडल अगर नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। किसी भी प्लेनेट के लिए वायुमंडल होना बहुत ही आवश्यक है। वायुमंडल होगा तभी जाके वहां पे क्लाइमेटिक चेंज आपको देखने को मिलेगा, बारिश होगी, तो इस कारण से जीवन फलेगा फूलेगा। तो वायुमंडल का होना बहुत ही आवश्यक है किसी भी प्लेनेट पे जीवन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है आपका, तो इसको मैच करना है। आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो मैच करेगा वो ए का पहले के साथ मैच करेगा। ठीक है, जो क्षोभ मंडल है आपका, धूलखंड इसमें होते हैं। फिर दूसरा जो मैच करेगा वो आपका बी जो मैच करेगा वो दूसरे के साथ। समताप मंडल जो है, ओजोन परत जो है समताप मंडल के अंदर ही समाहित होती है। फिर आयन मंडल में जो है उल्का गिरते हैं। फिर बही मंडल में हमें अरोरा लाइट जो होती है, जो हरी हरी दिखाई देती है पोलर रीजन में, वो देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्षोभ मंडल में जो धूल जो होता है या डस्ट पार्टिकल होता है वो उड़ते रहते हैं। समताप मंडल का ही एक हिस्सा होता है हमारा ओजोन परत। आयन मंडल में उल्का पिंड गिरते हैं और बहीमंडल में अरोरा लाइट हमें देखने को मिलती है, जो कि पोलर रीजन में देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से जो है हमारा जो मैचिंग होगा वो आपका मैच करेगा किसके साथ, ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, तो आप मैचिंग कर ले, फिर नीचे कूट देख लें कि आपका कूट कौन सा मैच कर रहा है मैचिंग के अकॉर्डिंग, और उसको राइट आंसर लगा लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सभी प्रकार की खाद्य श्रृंखला के लिए आधार है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक। ठीक है, किसी भी खाद्य श्रृंखला के लिए जो आधार या बेस रखा जाता है वो उत्पादक होता है। बिना उत्पादक के कोई आगे का क्रम स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे कि आपको पता है कि पहले सूर्य से ऊर्जा लेकर जो है छोटे पौधे या घास होते हैं वो भोजन बनाते हैं, फिर वो एक उत्पाद के रूप में, जो घास होते हैं वो उत्पाद के रूप में तैयार होते हैं, फिर उसको खाते हैं शाकाहारी जीव, फिर उसके बाद शाकाहारी को मांसाहारी जीव खाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारी खाद्य श्रृंखला बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में संपूर्ण जैव पदार्थ को क्या कहा जाता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बायोमास। तो यहां पर यही पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में संपूर्ण जैव पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो उसको बायोमास कहा जाता है। बायोमास कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा पिरामिड कैसे होते हैं, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सदैव उल्टे होते हैं। ऊर्जा जो पिरामिड होता है वो सदैव हमेशा उल्टा रहता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो कि वातावरण के प्राकृतिक घटक के रूप में हानिकारक नहीं है, इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी गैस है जो कि वातावरण के प्राकृतिक घटक के रूप में हानिकारक नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो प्राकृतिक घटक के रूप में हानिकारक नहीं होती है हमारे वातावरण में, इसको याद रखना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है हमारे कि ये भारी गैस है, चूंकि ये सतह के साथ लगी होती है पृथ्वी के, और ये क्या करती है ऊष्मा को ट्रैप करके रखती है, जिससे क्या होता है कि रात में भी हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। अगर ये जो ग्रीन हाउसेज गैस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जितने भी गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैसें, अगर ये नहीं है तो रात के समय जो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हमें लगता है वो नहीं हो पाएगा और मतलब जम जाएगा, ठंडी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये रात के वक्त क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करने का काम करता है, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है, किन क्षेत्रों में, यहां पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन डेल्टा के में जो है आपका मैंग्रोव वन जो है वनस्पति पाई जाती है ज्यादातर। ठीक है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है ज्यादातर सुंदरबन जो डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो वहां पर पाई जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक कौन से, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जैविक और अजैविक। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक कौन से होते हैं। जैविक और अजैविक घटक जो है पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अम्ब्रेला प्रजाति। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है, तो अम्ब्रेला प्रजाति। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा जा रहा है कि कोर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोर प्रभाव के संदर्भ में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला जो दिया गया है कि यह एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जो कि संक्रामिका यानी कि इकोटोन से संबंधित है, सॉरी। दूसरा जो दिया गया है कि कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है जो कि आसान पारितंत्र में नहीं होती हैं, आसन पारितंत्र में यह नहीं होती है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के भी प्रश्न बहुत ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन का अच्छा प्रैक्टिस रहेगा उतना ही आप एग्जाम फ्रेंडली होंगे और एग्जाम का प्रेशर आप पे कम रहेगा। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अब जब क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड जो है बढ़ जाती है एग्जाम में, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और हमें कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा जा रहा है कि जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं, इन चारों विकल्पों में से बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या या पॉपुलेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की प्रणाली की संरचना में निम्नलिखित में से सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2, और बताना है हमें, यहाँ पे मैच करना है इसको, सॉरी। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो पहला जो मैच करेगा आपका वो पहले के साथ, वायुमंडल में जो है अक्रिय गैसें होती हैं। फिर दूसरा जो आपका मैच करेगा वो तीसरे के साथ, जैव मंडल में जैव पदार्थ होते हैं। फिर आपका तीसरा यानी कि ऑप्शन सी जो मैच करेगा वो दूसरे के साथ, यानी जल मंडल में आपका नमक, ताजा पानी, बर्फ आ जाते हैं।
और अगला जो लास्ट वाला मैच करेगा स्थल मंडल, वो आपका चौथे के साथ मैच करेगा। लाइट सिलिकेट जो है स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर सकते हैं और नीचे कूट में आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा मैचिंग आपका सही है कूट में। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मैचिंग वाले। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रिक। जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी के 4 भाग में से 3 भाग पे पानी यानी 75% भाग पे पानी है, तो जाहिर सी बात है कि समुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा जा रहा है कि जैव मंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 से 30 किलोमीटर में। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि जैव मंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होते हैं, तो 22 से 30 किलोमीटर के अंदर यह विस्तृत होते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से वातावरण के विभिन्न परतों का क्रम क्या है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, आयन मंडल, बहिमंडल। तो ये क्रम है पृथ्वी के तल से, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, इधर से, ठीक है ना, उल्टा नहीं आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ आपको जाना है। तो पहले क्षोभ मंडल आएगा, फिर समताप मंडल आएगा। समताप मंडल का ही हिस्सा ओजोन मंडल होता है, आपको याद रखना है। इसमें और भी बीच में नहीं दिया है मध्य मंडल, लेकिन अगर नहीं दिया है तो उसको छोड़कर उस ऑर्डर को आपको कंप्लीट करना है। तो पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, फिर बहिमंडल आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा जा रहा है कि जलवायु और मौसम की स्थिति के संदर्भ में वातावरण की सबसे गतिशील परत कौन सी है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए यही पूछा जा रहा है कि जलवायु और मौसम की स्थिति या उसके अनुसार जो है वातावरण की सबसे गतिशील परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल। जैसा कि आपको पता है कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं आपकी ट्रोपोस्फीयर में होती है, क्षोभ मंडल में होती है, चाहे बारिश होना, हवा चलना, तूफान आना, तो ये सभी मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वातावरण की परतों में से वह कौन सी परत है जिसमें ओजोन यानी कि O3 गैस मौजूद है। देखिए ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 होता है, आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि समताप मंडल का ही हिस्सा क्या होता है, ओजोन मंडल, ठीक है। कभी कभी इसको अलग करके भी देता है, तो ओजोन मंडल हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसमें जो है O3 गैस जो है मौजूद होती है। अब O3 कैसे बनता है आपको याद रखना है कि जैसे कि आपको पता है कि जैसे सनलाइट पड़ती है O3 पे तो ये ब्रेक हो जाता है, यानी दिन के समय ये ब्रेक होके फिर क्या होता है, O+O2 में ये हो जाता है। याद रखना है आपको, किस में हो जाता है ये, O3 क्या होता है, यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि ये मतलब सन की जो लाइट पड़ती है इस पे, इस गैस पे, तो ये टूट जाता है, ठीक है। तो O और O2 में ये अलग हो जाता है। फिर पुनः रात के समय क्या होता है, ये आपस में जुड़ के फिर से O3 का निर्माण करता है, यानी O+O2 मिलके क्या करता है, O3 का निर्माण करता है। तो इसी कारण से जो है ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके वजह से ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है जो सूरज से निकलती है। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो मानव समुदाय या हमारा जो पूरा कंट्री है या पूरा विश्व जो है क्या कर रहा है कि बहुत सारे ऐसे गैसों को जो है उत्सर्जित कर रहा है, जिससे ये हमारी गैस क्या होती है, इफेक्ट हो रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है, बनने की दर कम हो रही है, टूटने की दर ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है वो धरती तक पहुंच रही हैं और हमें बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स वो दे सकती हैं। तो ये वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है, तो आप इसको जरूर समझिएगा। तो सबसे ज्यादा CFC गैस से इसको इफेक्ट पड़ता है। CFC गैस किससे ज्यादा निकलती है, पेट्रोल से चलने वाले जितने भी वाहन होते हैं उसमें से CFC सबसे ज्यादा निकलती है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में आयन मंडल किसमें सम्मिलित होता है या शामिल होता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। मध्य मंडल के अंतर्गत ही जो है आपका आयन मंडल जो है शामिल होता है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आयन मंडल में जो है आपका जो भी सैटेलाइट्स होती है, कृत्रिम उपग्रह होते हैं, इसमें लॉन्च किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 41, इसमें पूछा जा रहा है कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन चक्र। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन चक्र में होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक को मुख्य रूप से किसमें वर्गीकृत किया गया है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक और माध्यमिक वायु प्रदूषकों में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जो वायु प्रदूषक है उसको मुख्य रूप से किसमें वर्गीकृत किया गया है, तो प्राथमिक और माध्यमिक प्रदूषकों के अंतर्गत जो है इसको वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्राथमिक वायु प्रदूषक और माध्यमिक वायु प्रदूषक के बीच मुख्य अंतर क्या है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक प्रदूषक सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित होते हैं, जबकि माध्यमिक प्रदूषक वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्सर्जित होते हैं। तो जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं वो सीधे प्रक्रिया के द्वारा उत्सर्जित होते हैं, जबकि जो माध्यमिक प्रदूषक होते हैं वो वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्सर्जित होते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा इसमें वो है आपका क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड कोयले के जलने से उत्सर्जित होता है। तो ये प्राथमिक वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, कोयला जब जलता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओजोन फोटोकेमिकल स्मोक के दौरान उत्पन्न होती है। ये जो है आपका माध्यमिक वायु प्रदूषक के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा जा रहा है कि NO2, SO2 और SPM के बीच में ऐसी कौन सी सामान्य विशेषता है जिससे कि उन सभी को, मतलब इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक प्रदूषकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है इसको, NO2, SO2 और SPM को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक प्रदूषकों के रूप में जो है इनको वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 47 है। इसमें पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इन चारों विकल्पों में से बताना है कि किस प्रकार से इनके बीच में आपस में कोरिलेशन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये सब प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं जो कि अम्लीय जमाव में योगदान करते हैं। तो जो भी ये मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड ये सभी जो है प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं जो कि अम्लीय जमाव में योगदान करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वायुमंडलीय प्रदूषक मुख्य रूप से किस में मौजूद होते हैं, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल और निचले समताप मंडल में जो है वायुमंडलीय प्रदूषक जो है मुख्य रूप से मौजूद होते हैं। इसके ऊपर जो है ये वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होते हैं। समताप मंडल के ऊपर जो भी आपका मध्य मंडल पड़ता है और उसके बाद बहिमंडल जो भी आयन मंडल पड़ता है, तो उसमें जो है वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। ये सभी जो है क्षोभ मंडल और समताप मंडल के निचली लेयर जो होती है वहीं तक ये सीमित होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने ये प्रश्न कराए आपको लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे आपको किसी और टॉपिक पे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो में कोई कमी है तो उसके बारे में भी आप बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको और भी बेहतर किया जाए।
और इसके साथ साथ वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि लाइक जो होता है वो हमारे लिए रिवॉर्ड होता है आप सभी की तरफ से। तो लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो लाइक आप कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। अगर लगता है कि वीडियो इंपॉर्टेंट है आपका, अगर इससे हेल्प हो रहा है तो दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और एक बात की, अगर आप नए व्यूवर हैं, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। एक बात और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आपके एग्जाम में टाइम अब बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, तो आप जितना टाइम दे सकते हैं अपने स्टडी पे या पढ़ाई पे पूरा जोर लगा दीजिए। 14 दिन का टाइम बचा है, चाहे 15 दिन का टाइम, जिनका 16 तारीख को एग्जाम होगा तो उनके पास मान लीजिए कि 15 दिन या 14 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो जितना एफर्ट कर सकते हैं वो पूरा एफर्ट कर दें, क्योंकि अंतिम है पूरा, यानी कि अब इसके बाद कोई टाइम नहीं है। सीधे 16 तारीख को आपको जो है एग्जाम में बैठना है, तो आप 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, पूरा क्वेश्चन रिवाइज कर जाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को 2 से 3 बार जितना रिवाइज कर सकते हैं उसको रिवाइज कर जाइए। एक्सप्लेन वाले, मतलब कोई ऐसी बुक आप ले लीजिए जिसमें वो व्याख्यात्मक तरीके से जो है प्रश्नों को सॉल्व किया हो। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ साथ फर्स्ट पेपर में बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी। बात मानिए फ्रेंड, अगर आप अच्छे तरीके से व्याख्यात्मक तरीके से फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को कंप्लीट करते हैं तो नेट आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि व्याख्यात्मक हल में क्या होता है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड और सारे कई क्वेश्चन को व्याख्या दी होती है, तो वहां से भी क्वेश्चन अगर पुट किए जाते हैं तो आप उनका आसानी के साथ आंसर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन जो है जरूर सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये एक आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन थी। और इसी प्रकार से मैं आगे अभी और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। इस यूनिट से अभी मैं 3 से 4 और वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और भी जो बाकी यूनिट्स बची हुए हैं उनसे भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि आपका उच्च शिक्षा प्रणाली वाला यूनिट हो गया, उससे भी मैं महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं उनको भी वीडियो के फॉर्म में बना के चैनल पे अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।